अच्छा, सो चैप्टर 14 से स्टार्ट कर लेते हैं, वेव से। सो बेसिकली द वेव्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। उसमें हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं वेव्स। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव। द फर्स्ट type of wave is mechanical wave. The second type is electromagnetic wave, and the third type is matter wave. So what is mean by mechanical wave? So mechanical wave is such type of wave which required material medium for their propagation. जिसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होती है उसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। लाइक साउंड वेव, उसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। वाटर वेव, उसके लिए भी मीडियम रिक्वायर्ड होता है। वेव इन स्प्रिंग और कॉइल, ओके, उसके लिए भी हमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अगर मीडियम होगा तो फिर ये वेव ट्रेवल करेगा, अगर मीडियम नहीं होगा तो फिर ये वेव ट्रेवल नहीं करेगा। सही है। ये जो हमारे पास स्पेस होता है, वहाँ पे जो सन होता है उसमें बहुत सारे एक्सप्लोजन होते हैं, फिजन और फ्यूजन रिएक्शन होते हैं वहाँ पे। सही है। जो हमारे पास सन होते हैं उसमें बहुत सारे हमारे पास उसमें बहुत सारे यानी एक्सप्लोजन होते हैं, फ्यूजन रिएक्शन होता है, उसमें फ्यूजन होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सप्लोजन होते हैं। लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देता। क्यों सुनाई नहीं देता? क्योंकि मिड में वैक्यूम की वजह से वो हमें सुनाई नहीं देता। एंड वी नो दैट इन वैक्यूम नो वेव इज ट्रेवल, नो मैकेनिकल वेव इज एबल टू क्रॉस दी वैक्यूम लेवल। ओके, यानी वैक्यूम मीडियम को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। सही है। तो उसी वजह से हमें जो सन में जो रिएक्शन होते हैं फिजन और फ्यूजन, तो वो हमें यानी सुनाई नहीं देता। उस साउंड को हम सुन नहीं पाते। क्यों सुन नहीं पाते? क्योंकि दरमियान में एक वैक्यूम लेवल है, जिसकी वजह से एंड वी नो दैट साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव एंड इट्स रिक्वायर मीडियम। सो इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि हमें, आपको पता होगा, हमें सन जो है वो लाइट एनर्जी हमें देता है, रोशनी। सन की वजह से हमें रोशनी मिलती है। तो दैट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Okay, light is the type of electromagnetic wave. It doesn't require any medium for their propagation. इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। Like light and energy from sun by means of electromagnetic wave. वो जो हमें लाइट रिसीव होती है जो सन से, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थ की तरफ आती हैं, और उसकी वजह से हमें लाइट और एनर्जी रिसीव होते हैं। सही है। तो ये बात आप ध्यान में रखो कि light is a type of electromagnetic wave, and electromagnetic wave is a type of wave, and it is such type of wave which do not require any medium for their propagation. Okay, while the mechanical wave required medium for their propagation. उसके बाद हमारे पास मैटर वेव आ जाता है। सो दिस टाइप ऑफ वेव इज एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ये वेव जो है हमारे पास जो मैटर वेव है, इट इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल। लाइक इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए मैटर वेव when it travel with velocity that is near to the velocity of light। सही है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा, कौन सी स्पीड के साथ? स्पीड ऑफ लाइट के साथ, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इस स्पीड के साथ ट्रेवल करेगा तो इससे एक वेव इमिट होगी, एंड दैट टाइप ऑफ वेव इज दैट वेव इज योर मैटर वेव। ओके, so this is all about the wave and its types. अच्छा, this topic will introduce some general properties of wave. We will meet two broad classification of wave. One is the transverse wave and another one is the longitudinal wave. इसको हम आगे पढ़ लेंगे। सही है। Based on the direction in which the particle vibrate relative to the direction in which the wave transmit. Let's say आपकी wave इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। सही है। और उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो y डायरेक्शन में अप डाउन हो रहे हैं, इस तरह। So this type of wave is known as your transverse wave. यानी पार्टिकल आपके अप डाउन हो रहे हैं लेकिन डायरेक्शन 90 डिग्री पे है। दिस मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास डायरेक्शन और जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है। इसमें तो 90 डिग्री है। जी, ये दोनों मैटर वेव नहीं, ये दोनों हमारे पास हाँ, मैटर वेव में भी आते हैं और मैकेनिकल वेव में भी ये प्रोपगेशन होती हैं। सही है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द डायरेक्शन इन विच द पार्टिकल वाइब्रेट रिलेटिव टू द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रांसमिट एनर्जी। अच्छा, वी विल डिफाइन टर्म्स। अच्छा, वेव्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, एंड दैट टर्म्स इज योर एम्पलीट्यूड कितना होगा वेव का। जब भी आप वेव को ड्रा करोगे तो आपने यही क्वेश्चन पूछना है कि इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा
इसका वेवलेंथ कितना होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी फॉर ए वेव कितना होगा, एंड ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द स्पीड, और इसी से इन तीन टर्म से एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से आप फिर फाइंड कर लोगे स्पीड को। सही है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला के थ्रू, वो हम आगे पढ़ेंगे। वी विल लुक एट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेव सच एज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दोनों को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, वेव मोशन इज अ मीन ऑफ मूविंग एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम द सन कैरी द एनर्जी दैट planets need to survive and grow. The energy carried by sound wave cause or eardrum to vibrate. सही है, this is easy है, इसमें कुछ नहीं है। The energy carried by seismic waves like earthquake can devastate vast area causing land to move and building to collapse. Wave which move energy from place to place without the transfer of matter are called progressive wave. So उसको हम progressive wave कहते हैं। Like mechanical wave is also your progressive wave, उसमें भी ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज also your progressive wave, उसमें भी ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं होता। लेकिन आपका मैटर वेव में हमारे पास ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है उसमें, सो दैट इज नॉट द प्रोग्रेसिव वेव। ओनली योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल वेव इज योर प्रोग्रेसिव वेव। अच्छा, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग लाइक ट्यूनिंग फोर्क लाइक एक्ट एज अ सोर्स ऑफ वेव। फॉर एग्जांपल, ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क सेट द ईयर क्लोज टू इट इनटू ऑक्सीलेशन, वो ईयर्स को ऑक्सीलेशन में कर लेते हैं। इस तरह ईयर में ऑक्सीलेशन होते हैं। सही है, इसमें एक हमारे पास होते हैं कंप्रेशन और एक होते हैं रेफ्रैक्शन, ये आपने पढ़े होंगे ओ लेवल में। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास इस तरह होते हैं, फिर इस तरह होते हैं, फिर इस तरह कंप्रेशन आ जाते हैं। दिस इज द कंप्रेशन, जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, और रेफ्रैक्शन में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं। सही है, जिस तरह हमारे पास ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। दिस इज योर ट्रांसवर्स वेव, दिस इज योर क्रेस्ट एंड दिस इज योर ट्रफ। तो उसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन होते हैं। अच्छा, there are two main group of waves, they are transverse wave and longitudinal wave, वो मैंने आपको डिफाइन कर लिए। Transverse wave is the one in which the vibrating of particle in the wave are at right angle to the direction in which the energy of wave is traveling, right, यानी at angle of 90 डिग्री होगा। ये भी इजी है, ये आप देख लो, इसमें कुछ नहीं है, वही बात है जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर ली। A longitudinal wave is one in which the direction of vibrating of the particle is in the wave is along the direction in which the energy of the wave traveling। यहाँ पे देखो, पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं। सही है, तो इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, इस तरह वाइब्रेट भी कर रहे हैं। सो डायरेक्शन एंड वाइब्रेशन इज सेम, सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज योर लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें आपका ये हिस्सा कंप्रेशन होगा, ये हिस्सा रेफ्रैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन फिर रेफ्रैक्शन। जिस तरह आपका ट्रांसवर्स वेव में दिस इज योर क्रेस्ट एंड दिस इज योर ट्रफ, दिस इज योर क्रेस्ट, दिस इज योर ट्रफ। सो इसी तरह इसमें भी यही होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, इसमें भी कुछ नहीं है, ईजी है। The displacement of a particle on a wave with its distance in a specified direction from its rest position। अच्छा, यहाँ पे देख लो इसको। So this is your magnitude, maximum point, x एक्सिस से मैक्सिमम पॉइंट तक ये आपका एम्पलीट्यूड होगा। सही है, एम्पलीट्यूड, ये आपका वेव लेंथ है। सही है, वन कंप्लीट साइकिल गिव यू वेव लेंथ एंड द यूनिट विल बी इन मीटर। As it can be seen that the wave repeat itself, so the number of repetition in 1 second is your frequency। Okay, number of wave repetition in 1 second is your frequency। Let's say this is your wave, this is your x-axis and that is your y-axis, and let's say this is your wave। Let's say मैंने टाइम स्टॉप वॉच से मेजर कर रहा था और 1 सेकेंड यहाँ तक पहुँच गया। सही है, लेट्स से 1 सेकेंड वेव जब ट्रेवल कर रहा था तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लिया, फ्रॉम ए टू बी उसने 1 सेकेंड ले लिया। सही है, सो फ्रीक्वेंसी इज योर नंबर ऑफ रिपीटिशन इन 1 सेकेंड। सो कितने रिपीटिशन है, 1 वेव, दिस इज 1 2, so its frequency will be double 2। इसका फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होगा। सही है, आप क्या कहोगे कि 2 हर्ट्ज जी, इसका फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। सही है, सो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग जस्ट द नंबर ऑफ रिपीटिशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रिपीटिशन हो रहा है वेव्स का, सो दैट्स गिव यू फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा, जब आप फॉर एग्जांपल वेव लेंथ को मेजर कर रहे हो, सही है, सो यहाँ से आप स्टार्ट ले लोगे। सही है, वो तो ईजी है, वो तो आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक 1 वेव लेंथ होगा। सही है, तो शायद एग्जाम में आपको इस तरह दे दे, यहाँ पे आपका y एक्सिस होगा और ये आपका x एक्सिस होगा। सो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से वेव इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही है, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है जहाँ पे वेव इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो पॉइंट ये है, इस पॉइंट से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सही है, सो यहाँ तक आपका पीरियड हो गया, 1 पीरियड। ओके, लेकिन अगर इस तरह आपको गिवन हो एग्जाम में, वेव इस तरह गिवन हो, तो ये नीचे वाला इस तरह आपने देखना है, ये आप इस तरह चले जाओगे तो यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद दोबारा इस तरह नीचे जाएगा उसी तरह। सो यहाँ तक आपने फिर मेजर करने। सही है, सो दिस विल बी योर 1 पीरियड।
ये जस्ट आपको बताना था कि आप किस तरह मैयर करोगे। लेट से आपको ये गिवन हो कि इस तरह गिवन हो, ये वाई एक्सिस हो, ये ना हो, सही है, और ये आपको एक्स एक्सिस गिवन हो, सही है। तो आपने पीरियड किस तरह मैयर करना है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे वेव नीचे जा रहा है तो आप इस तरह आओगे, यहाँ पे देखो दोबारा नीचे जा रहे हैं तो यहाँ तक आपका 1 पीरियड हो जाएगा, सही है। शायद टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन दे दे कि आप पीरियड को फाइंड कर लो, और इस तरह कोई गड़बड़ कोई अजीब सी वेव आपको दे दे तो आपने इस तरह मैयर करना है, सही है। समझ आ गया कि पीरियड को 1 पीरियड को आपने किस तरह फाइंड करना है। अच्छा, ये देख, द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन साइकिल्स पर यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकंड, इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अच्छा, इन फेज और आउट ऑफ फेज, वन इज इन फेज एंड अदर वन इज योर आउट ऑफ फेज या एंटी फेज, उसको हम एंटी फेज भी कहते हैं। सो वो क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लेट से आपका एक वेव ये है, सही है, लेट से दिस इज योर वन वेव, और लेट से आपका दूसरा वेव, लेट से दूसरा वेव भी आपका, यहां पे मैं ड्रा कर लेता हूं, लेट से मेरा दूसरा वेव भी इसी तरह है। सो दिस, लेट से दिस इज योर ए वेव एंड दिस इज योर बी वेव। सो ए एंड बी आर इन फेज, ए और बी इन फेज होगा, क्यों? क्योंकि सेम एंगल है। एंगल को देखो, यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, और इस एंगल को देखो, ये भी उसी ओरिजिन से स्टार्ट ले रहे हैं, सही है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो आपने सिर्फ जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट को देखना है, बाकी वेव सेम रहेगा। जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट को देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहां से लिए है। सो इसने यहां से स्टार्ट लिए, इसने यहां से स्टार्ट लिए, सो ये वेव आपका इन फेज हो गया, सही है। लेकिन अगर लेट से मेरा ए वेव ये है, लेट से मेरा ए वेव ये है, दिस इज माई ए वेव। सो वेव ए, दिस इज योर ए वेव, वेव ए एंड बी आर आउट ऑफ फेज। अब ये आउट ऑफ फेज है, वेव ए यहां से स्टार्ट ले रहे हैं जबकि वेव बी यहां से स्टार्ट ले रहे हैं। अच्छा, कौन सा वेव आगे है, ए वेव आगे या बी वेव आगे? कौन सा वेव लीड पे, लीड पे कौन सा है? ए वेव आगे, कितना आगे? 90 डिग्री, ओके, 90 या ये एंगल्स वैसे इस तरह ज्यादातर इसमें आपको गिवन होगा 90 डिग्री या 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, सही है। इसमें आपको क्लास में 60 भी किया था, 20 भी किया था। जी, वो मैं आपको समझाता हूँ, वो एंगल हम किस तरह मैयर करते हैं। अच्छा, आपको आउट ऑफ फेज समझ आ गया जी कि एंगल सेम पॉइंट से नहीं स्टार्ट हो रही, वो जी पहले या बाद में जी। अच्छा, जब आप वेव को ड्रा करोगे तो आपने इस तरह, अब एंगल्स की तरफ आ जाते हैं कि एंगल्स को आपने किस तरह मैयर करना है। जब वेव को आप ड्रा करते हो तो आपने पहले लेबल करने हैं, दिस विल बी योर 180 डिग्री, दिस विल बी योर 360 डिग्री, दिस विल बी योर 270 डिग्री, and this will be your 90 degree, this will be your 60, this will be your 30 degree, this will be your 110, this will be your 150। तो 30 डिग्री का अक्सर हम गैप रखते हैं, सही है। ये 0 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा, तो 30 डिग्री का हम गैप रखते हैं। ये 90 हो जाएगा, फिर ये 110 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ये फिर 180 दोबारा हो जाएगा, फिर यहाँ पे 210 हो जाएगा, फिर 250 हो जाएगा, 240 सॉरी, फिर 270, फिर 300 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 330 यहाँ पे हो जाएगा। हम अक्सर वेव को इस तरह फाइंड करते हैं, सही है। तो अब आपने देखना है, अब आपने देखना है इस तरह के, लेट से ये आपका वाई एक्सिस हो, सही है, लेट से ये आपका वाई एक्सिस है, सही है। सो ये यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, तो ये कितना, लेट से दूसरा वेव आपका है और वो ओरिजिन से स्टार्ट ले रहे हैं, लेट से दिस इज योर बी वेव, ओके, एंड लेट से दिस इज योर ए वेव, दिस इज योर ए वेव, ओके। सो आपने कहना है कि ए एंड बी वेव आर आउट ऑफ फेज, ओके, आउट ऑफ फेज। ए लीड बी वेव बाय 30 डिग्री, यहां पे देखो 30 डिग्री, ये 0 डिग्री से स्टार्ट ले रहे हैं। ए लीड बी वेव बाय 30 डिग्री, ओके। अगर आपका बी हो कि अगर इक्वेशन से आपने मैयर करने हैं, सो योर बी वेव विल बी इक्वल टू बी एम साइन थीटा। अगर यहां पे थीटा 0 है तो इसमें पुट कर लो 0, साइन 0, इट विल बी 0,
ये इक्वेशन देख लो, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, दिस इक्वेशन। BM BM क्या होगा? BM इज योर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दिस इज योर BM। इससे हमें एंगल पता चलेगा कि B का नहीं, ये मैं देख रहा हूं कि ये इक्वेशन इस वेव को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो मैं अभी चेक करता हूं। सही है, यहाँ पे एंगल क्या है, 0 है, 0 इसमें पुट कर लो, B क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड 0 है। यहाँ पे B 90 डिग्री, एंगल क्या है 90 डिग्री, 90 इसमें पुट कर लो, क्या आता है BM, सो BM आ रहा है, तो यहाँ पे फिर 0 आएगा। सो इट मीन्स ये इक्वेशन मेरा इस वेव को सेटिस्फाई कर रहा है। सही है, अब मैं ए का इक्वेशन लिखूंगा, इसका इक्वेशन मैंने लिखना है अभी। ओके, ए का तो मैं किस तरह लिखूंगा, वो मैं इस तरह लिखूंगा कि माई ए विल बी इक्वल टू AM योर एम्पलीट्यूड साइन थीटा प्लस 30 डिग्री, योर ए वेव लीड बी वेव बाय 30 डिग्री। सो ये लीड कर रहा है बी वेव को बाय 30 डिग्री। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? नहीं, अब ए का जब हमारा आंसर आएगा उससे हमें कैसे पता चलेगा कि वो लीड कर रहा है या नहीं? क्या मतलब, यहाँ पे देखो, नहीं यहाँ पे मैंने सारे ड्रा कर दिए। मैंने, आपने पूछा था कि सर हमें एंगल किस तरह पता लगेगा, आपने ये क्वेश्चन किया था कि हमें एंगल किस तरह पता लगेगा, तो वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि पहले आप इस तरह 30 60 इस तरह लिख लेते हैं। सही है, एंड लेट से एग्जाम में आपको इस तरह गिवन हो। सही है, तो यहाँ पे देखो ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए योर ए वेव स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, सो यहाँ पे एंगल कितने हैं 30 डिग्री। सही है, तो और बी यहाँ पे 0 है। सही है, अगर मैं यहाँ पे साइन 0 पुट कर लूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है। सही है, सो योर ए वेव लीड बी वेव बाय 30 डिग्री। ये जस्ट आपको ये तो आपको आगे आएंगे, लेकिन मैंने वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी कि फॉर एग्जांपल ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बजाय इसके कि आप कंफ्यूज हो कि सर एंगल्स को किस तरह फाइंड करेंगे या और। सही है, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, ठीक है। समझ आ गया आपको? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, सो दिस इज योर फेज डिफरेंस। सही है, यहाँ पे देखो, ये वेव यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, ये वेव यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं थोड़ा सा आगे, तो दिस टाइम इज योर फेज डिफरेंस, दिस इज योर फेज डिफरेंस। ओके, दीज टू वेव आर आउट ऑफ फेज है, हाउ मच बाय दिस टाइम, इतना फर्क है। सही है, अगर इस टाइम को हम निकाल ले, इस टाइम को हम 0 कर ले, तो फिर ये इन फेज हो जाएगा। ओके, these two wave will be in phase if your this time is equal to 0। अगर इस टाइम को मैं 0 कर लूं तो ये आपका इन फेज हो जाएगा। अच्छा, वेव इक्वेशन, उसके बाद आप आ जाते हैं इक्वेशन की तरफ। आपको पता लग गया व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज योर वेवलेंथ, किस तरह फाइंड करते हैं वो भी आपको पता लग गया। टी इज योर टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, एंड यू नो हाउ टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। ओके, सो वेव का जो वेलोसिटी है वो आप फाइंड कर सकते हो लैम्डा डिवाइड बाय टी या एफ लैम्डा, ये भी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ इज योर फ्रीक्वेंसी। सो इस इक्वेशन से आप स्पीड फाइंड कर सकते हो वेव की। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। अच्छा, ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। क्या एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने इस तरह किया हुआ है कि यहाँ पे एक मोटर रख दिया है। सही है, एंड दिस इज योर वाटर। ओके, ऊपर से इन्होंने एक लाइट डाल दिया है। सही है, उस पर, और ये आपका वुडन बार है। सही है, जब मोटर स्टार्ट करेगा तो ये वुडन बार भी यानी अप डाउन करेगा वाटर में। सही है, जब ये अप डाउन करेगा तो ये वेव्स प्रोड्यूस करेगा वाटर में। किस तरह वेव्स प्रोड्यूस करेगा, इस तरह वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ये देख, दिस इज योर साइड व्यू, ये साइड व्यू है। सही है, इस, एंड दिस इज योर टॉप व्यू, ये इसका टॉप व्यू है। तो साइड व्यू से देखो, ये मोटर अप डाउन कर रहा है तो वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वाटर में, और यहां से भी देख लो, ये वेव्स इस तरह वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सही है, अच्छा, लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिपीटिशन कम है एज कंपेयर टू दिस वेव। 1 सेकंड में इसकी नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ वेव इन 1 सेकंड इज लेस देन द नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ वेव इन 1 सेकंड ऑफ दिस टाइप ऑफ वेव। सो दैट्स व्हाई दिस इज योर हाई लो फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर हाई फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहे हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी किस तरह। जैसे आपका एक वेव ये इस तरह है, एक्सट्रीम में जाना वेव जा रही है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। हाँ, सो ये आपका लो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज योर लो फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर हाई फ्रीक्वेंसी। सही है, क्योंकि ज्यादा वेव जा रहे हैं इन 1 सेकंड। सो ये एक्सपेरिमेंट है, ये आप देख लो, इतना मुश्किल नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया इतना। अच्छा, इन्होंने इसके बाद इस तरह के लिए कि एक बॉल रख दिया यहाँ पे। सही है, एक सॉलिड शेप राउंडेड बॉल
इन्होंने यहाँ पे रख दिया है। फिर मोटन को रन किया तो ये बॉल जो है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया, सही है। जब इसने वाइब्रेशन स्टार्ट कर ली तो ये वेव्स को इमिट कर रहा था, सर्कुलर वेव्स को, यहाँ पे देखो। तो ये भी इतना मुश्किल। अच्छा, जब सर्कुलर वेव्स को इमिट कर रहा था तो इन्होंने फिर इस तरह किया कि यहाँ पे एक प्लेन बैरियर रख दिया, प्लेन बैरियर, सही है। अच्छा, इस प्लेन बैरियर को देखो, इसका 90 डिग्री ये है, दिस इज योर 90 डिग्री ऑफ दिस प्लेन बैरियर। तो क्या है 90 डिग्री? ये जो बैरियर को है ये 90 डिग्री इन्होंने ड्रा कर दिए। पहले बैरियर रख दिया एट सम एंगल, इन्होंने बैरियर रख दिया, सही है। फिर एक लाइन ड्रा कर दी 90 डिग्री, सही है। अच्छा, उसके बाद देखो ये प्लेन वेव इस तरह आ रहे हैं, यहां से रिफ्लेक्ट होके ऊपर जा रहे हैं। यहां पे जो जी, अच्छा यहां पे देखो, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। एज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सो इस इंसिडेंट वेव का जो वेवलेंथ होगा वो इक्वल होगा रिफ्लेक्टेड वेव के वेवलेंथ से। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि एंगल सेम है। योर angle of incident is equal to angle of refraction, that's why your wavelength will be same throughout the motion of throughout the reflection। समझ आ रहा है आपको? यानी यहाँ पे जो बनेगा ना, 45 भी बनेगा ना, वो 90 है टोटल, तो बिल्कुल जी बिल्कुल जी 45 डिग्री बनेगा। अगर आप चाहते हो आप वेव को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, सही है, आपने बैरियर रख दिए और आप वेव को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ये आपने बैरियर रख दिए, सही है। तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट को इक्वल रखना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। उसके बाद जो आपका वेवलेंथ यहाँ पे होगा वेव का, वो वेवलेंथ सेम होगा, रिफ्लेक्टेड वेव का और इंसिडेंट वेव का सेम वेवलेंथ होगा, सही है। अगर आपका सही नहीं हुआ, यहाँ पे देखो, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो फिर वेवलेंथ आपका डिफरेंट होगा, सही है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है। अच्छा, फिर रिफ्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, द वेव मूव मोर स्लोली एज दे पास ओवर द ग्लास ब्लॉक। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट सा किया हुआ है कि ये हमारे पास डीप वाटर है और दूसरा हमारे पास शेलो वाटर है, सही है। तो वेव का स्पीड किस में ज्यादा होगा, डीप वाटर में या शेलो वाटर में? आपने नोटिस नहीं किया प्रैक्टिकली कि हमारे पास जो डीप वाटर होता है, समंदर पे चले जाओ, वहां पे वेव्स बड़े होते हैं या शेलो वाटर में? कराची गए हो आप कहीं? नहीं, इसलिए आपको पता नहीं है। अच्छा, जो हमारे पास डीप वाटर होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई समंदर की तरफ से, वहां पे आपने देखे होंगे, फेसबुक पे देखे होंगे या टीवी पे देखे होंगे, वो बहुत यानी वेव्स आपने देखे होंगे बहुत, तो वो बड़े होते हैं या शेलो वाटर में जो वेव्स होते हैं वो बड़े होते हैं? डीप वाटर वाले बड़े होते हैं। तो डीप में ज्यादा होते हैं, सही है, स्पीड उसका ज्यादा होता है। डीप द स्पीड ऑफ द सरफेस रिपल ऑन वाटर डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर, ओके। द शेलो ऑफ द वाटर द स्लोअर द स्पीड, सही है, सही। Thus the wave move more slowly as they pass over the। अच्छा, हमारे पास लेट्स से फ्रीक्वेंसी इज सेम, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, सही है। एक हमने ले लिया डीप वाटर, एक हमने ले लिया शेलो वाटर, दोनों में हमने फ्रीक्वेंसी सेम रख दी, सही है। फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। सो एज वी नो दैट v is equal to f lambda, so frequency is same, so v is directly proportional to your lambda, and we know that in deep water the speed of wave is maximum, the speed of wave is greater than the speed of wave in shallow water। सो इसमें आप देख लो, यहां पे हमारे पास लैम्डा, एक मिनट, ओके। अच्छा, हमारे पास स्पीड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ, ओके। अच्छा, डीप वाटर में हमारे पास स्पीड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू शेलो वाटर। तो डीप वाटर को देख लो, वेवलेंथ ज्यादा है, डीप वाटर में वेवलेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू शेलो वाटर। शेलो वाटर में वेवलेंथ बहुत कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम है। हाँ, फ्रीक्वेंसी मैंने फ्रीक्वेंसी सेम रख दी है, ये दोनों का। मैं ये वैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि फ्रीक्वेंसी लेट से फ्रीक्वेंसी सेम था दोनों का,
तो हमारे पास फिर उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी इस इक्वेशन में पुट कर लो। अगर आपका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा तो योर वेलोसिटी विल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू योर वेवलेंथ, where f is your constant of proportionality। समझ आ गया आपको कि नहीं? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जी तो बस इसमें अब कुछ नहीं है। अच्छा, इन्होंने इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और वो एक्सपेरिमेंट ये साउंड वेव को मैयर कर रहे थे, सही है। इसको आप ऑक्सीलोस्कोप से मैयर कर सकते हो। इन्होंने इस तरह किया कि ये सिग्नल जनरेटर है, सही है। ये आपके लैब में होगा, पता नहीं शायद ना हो आपकी लैब में, लेकिन जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ये होते हैं सिग्नल जनरेटर, सही है। सिग्नल जनरेट करते हैं, जितना सिग्नल आप जनरेट करोगे तो यहाँ से आप फिक्स कर लोगे तो वो सिग्नल। लेकिन इन्होंने आगे इसके आगे लाउड स्पीकर कनेक्ट कर लिया, सही है, जो उस सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करेगा। ओके, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे माइक्रोफोन रख दिए, तो यहाँ से वेव्स आ रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे, सही है। सो यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव में आ रहे थे। ये एक साउंड वेव है, साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, सही है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे थे, यहाँ पे वेव्स आ जाएगा, सही है। वो वेव्स कौन सा होगा? वो वेव्स वही होगा जो यहाँ पे प्रोड्यूस यहाँ पे आ रहा था इस माइक्रोफोन को, सही है। दिस ऑसिलोस्कोप विल डिस्प्ले यू दैट टाइप ऑफ वेव, सही है। ये आपको डिस्प्ले कर लेगा। इससे फिर आपने किस तरह मेजरमेंट करनी है वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये देख, लेट्स से ये कह रहे कि लेट्स से दिस इज योर वेव विच यू गेट फ्रॉम दिस ऑसिलोस्कोप, सही है। तो इससे आपने फिर किस तरह मेजरमेंट करनी है वो हमने कर दिया था। डिवीजन, वोल्ट पर डिवीजन आप यहाँ से मेजर करो तो फिर यहाँ से आप वैल्यूज देखोगे, सही है। फिर उसको उस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है डिवीजन से, और डिवीजन आप यहाँ से ले लोगे 1 2 3 इस तरह ले लोगे, सही है। सो आपके पास वोल्टेज आ जाएगा। ये आपको मैंने करवाया था लास्ट चैप्टर में, जी तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट इज नथिंग जस्ट दी फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड ये डॉपलर इफेक्ट है। इसमें सब कुछ जो कुछ भी हम करते हैं वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू करते हैं डॉपलर इफेक्ट में, सही है। सो डॉपलर इफेक्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट द अपरेंट चेंज इन द पिच ऑफ साउंड caused by the relative motion of either the source of sound or listener or both, सही है। यानी इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस आते हैं उसको हम डॉपलर इफेक्ट के थ्रू मैयर करते हैं, सही है। फ्रीक्वेंसी में कब चेंजेस आएगा? जब आपका सोर्स जो है, लेट्स से ट्रेन आपका सोर्स है, सही है। जब ट्रेन आपकी तरफ आ जाए या आप ट्रेन की तरफ चले जाओ, सही है। तो जब आप ट्रेन की तरफ नज़दीक जाओगे तो जो वो हॉर्न यानी जो साउंड ट्रेन प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हॉर्न, तो वो आपको यानी ज़्यादा तेज साउंड यानी आपको फील होगा। यहाँ पे द विसल ऑफ द ट्रेन और द सायरन ऑफ पुलिस कार अपेयर टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एज इट मूव टूवर्ड ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सही है। लेट्स से दिस इज द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ओके, सही है। एंड लेट्स से दिस इज द पुलिस कार जिसके ऊपर ये सायरन भी है, सही है। जब ये नजदीक आएगा तो आप साउंड की आवाज तेज होती जाएगी या कम होती जाएगी? तेज होती जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है, सही है, सही है। तो यहाँ पे द वेसल ऑफ द ट्रेन और द सायरन ऑफ पुलिस कैन अपेयर टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एज इट मूव टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सही है। या अगर ये स्टेशनरी है और आप इसकी तरफ आ जाओ तो फिर भी इंक्रीज होगी। अगर आप इसकी तरफ आ जाओ तो फिर भी साउंड इंक्रीज होगा, मींस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, सही है। अच्छा, द फ्रीक्वेंसी चेंज ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन ए सोर्स ऑफ साउंड और लाइट एंड ऑब्जर्वर इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। उसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। रिलेटिव मोशन मींस के आप रेस्ट में हो और ये आपकी तरफ आ जाए, या ये रेस्ट में होगा आप इसकी तरफ चले जाओ, सही है। मतलब एक चीज मूव कर रही होगी, एक रेस्ट पे होगी। हाँ, एक रेस्ट पे होगी, है कि मूविंग ऑब्जेक्ट उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है जी। और दोनों की लेट्स से दिस मूव टुवर्ड 5 मीटर पर सेकंड, रिलेटिव मोशन इसको भी कहते हैं। 5 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं, सही है। और आप भी इसकी तरफ जा रहे हो 15 मीटर पर सेकंड स्पीड से, सही है। तो ये जल्दी पहुंचेगा आपको या तुम आप जल्दी पहुंचोगे? मैं जल्दी पहुंचूंगा। आप जल्दी पहुंचोगे, क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस स्पीड, ओके। सो दोनों का स्पीड भी मैटर करते हैं, या
अगर आप एक को रेस्ट में ले लो और आप चले जाओ तो वो भी मैटर करते हैं, सही है। जी यहाँ पे देखो व्हेन द ऑब्जर्वर एंड साउंड ऑफ वेव आर बोथ स्टेशनरी द नंबर ऑफ वेव। अच्छा यहाँ पे एक दूसरी बात कर रहे हैं फिर। यहाँ पे कह रहे कि लेट्स से दिस इज योर पुलिस कार, ओके, एंड इट इज स्टेशनरी, सही है, वो स्टेशनरी है और आप भी स्टेशनरी हो, सही है। तो फिर साउंड आपको ज्यादा सुनाई देगा या कम सुनाई देगा या कांस्टेंट सुनाई देगा? कांस्टेंट सुनाई देगा। कांस्टेंट सुनाई देगा क्योंकि आप भी मूविंग नहीं कर रहे हो और जो पुलिस कार है वो भी यानी मोशन मूविंग नहीं हो रहा, तो उसी वजह से आपको कांस्टेंट सुनाई देगा। सो वो आपका हो जाएगा दैट इज योर एफ एस, सही है, वो आपका एफ एस हो जाएगा। जो फ्रिक्वेंसी आपको आएगा वो एफ एस हो जाएगा, सही है। जो कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी आपको साउंड की आएगी वो एफ एस हो जाएगा, सही है। और जिस स्पीड से आएगा वो वेव वो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एस से, सही है। लेट वी बी द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ए सोर्स ऑफ साउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी एफ एक्स। सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है साउंड का वो एफ एस है, एंड वेवलेंथ लैम्डा, और वेवलेंथ उसका लैम्डा है, सही है। द सोर्स मूव टूवर्ड द ऑब्जर्वर एट स्पीड वी एस। सोर्स जो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है उसका स्पीड क्या है? वी एस। अच्छा, पीरियड क्या होगा? दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ एक्स। अच्छा, इन टाइम ऑफ वन ऑक्सीलेशन ऑफ द सोर्स मूव टूवर्ड द ऑब्जर्वर एट ए डिस्टेंस इतना। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो लेट्स से पुलिस की जो गाड़ी है, सही है, पुलिस कार, वो कितना डिस्टेंस ऑब्जर्वर की तरफ आ गया? वी एस। जी वी एस डिस्टेंस आया। As we know that V is equal to F lambda, so V is equal to lambda divided by T. So your lambda will be equal to Vt. So this is your lambda actually. ये VST जो है ये आपका एक्चुअल लैम्डा है। सो लैम्डा हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। सो दिस इज एक्चुअली योर डिस्टेंस, ओके। लेट्स से दिस इज ऑब्जर्वर, लेट्स से ये आप हो, सही है, एंड लेट्स से दिस इज पुलिस कार, सही है। लेट्स से पुलिस कार यहां पे आ गया, लेट्स पुलिस कार यहां पे आ गया, सही है। सो दिस इज योर कितना आ गया? VST, इतना आगे आ गया। लेट्स से जब यहां पे था तो आपको फ्रीक्वेंसी FX, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, वो आपको सुनाई दे रहा था, सही है। जब यहां पे आ गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया है, अब आपको ज्यादा सुनाई दे रहा है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज योर F0, सही है। ये आपको मालूम नहीं है कि ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, लेकिन आपको ये मालूम है कि ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये आपको पता है कि ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, सही है। जब नजदीक आ रहे हैं तो आपने अभी इस फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है। किस तरह मेजर करना है? डॉपलर इफेक्ट के थ्रू हम इसको मेजर करेंगे। F0 को हम डॉपलर इफेक्ट के थ्रू मेजर करेंगे, सही है। अच्छा, किस तरह मेजर करेंगे? पहले मेरे साथ कितना डिस्टेंस था? पहले मेरे साथ जो डिस्टेंस था वो लैम्डा था, यहां से यहां तक कितना था? लैम्डा। अब कितना हो गया? लैम्डा माइनस F0। ये लैम्डा माइनस VST। F0 नहीं, F0 तो आपका हर्ट्ज में, VST आपका मीटर में, तो आपने डिस्टेंस को डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज योर लैम्डा माइनस VST। अच्छा, अब F0 किसकी इक्वल होगा? वेलोसिटी, सही है, डिवाइड बाय लैम्डा। हमें पता है ना V इज इक्वल टू F लैम्डा, तो आपका F0 किसकी इक्वल होगा? V डिवाइड बाय लैम्डा माइनस दिस। समझ आ रहे हैं आपको? आपका जो नया फ्रीक्वेंसी है उसको आपने मेजर करना है F0 को, एंड दैट्स इक्वल टू V डिवाइड बाय लैम्डा माइनस VST, ओके। सो योर V विल बी इक्वल टू, ये लैम्डा किसकी इक्वल है? V डिवाइड बाय FX, ये लैम्डा V डिवाइड बाय दिस FX, वो मैंने यहां पे पुट कर दिया, और T की जगह मैंने FX की वैल्यू पुट कर दी, VS डिवाइड बाय FX, सही है। तो ये आपका
हो जाएगा इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, जिसके थ्रू आप इस फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर सकते हो। आपको ये भी गिवन होगा, एफ एक्स भी गिवन होगा, सही है। आपको लेमडा भी गिवन होगा, सही है। आपको वेलोसिटी भी गिवन होगा, यहां से यहां तक यहां से यहां तक वेव ट्रेवल करिए विद वेलोसिटी भी, ओके। अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वी एस इज योर वेलोसिटी ऑफ सोर्स, के ये सोर्स इस यहां तक आया है, किस स्पीड से आया है, तो वो स्पीड आपने यहां पे डालना है, सही है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैसे आप इसको कह दो कि ये सोर्स का जो हमारे पास जो ये वेव प्रोड्यूस करे उसका स्पीड है, उसका स्पीड नहीं है। दिस इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ सोर्स। ये सोर्स यहां से यहां तक आया है, सो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आया है, सही है। तो किस स्पीड से आया है, दैट इज वी एस, वी एस स्पीड से आया है, वो आप यहां पे पुट कर लोगे, सही है। अच्छा, वेव का स्पीड आपको गिवन होगा, एफ एक्स भी आपको गिवन होगा। आपसे पूछा जाएगा कि एफ नॉट को फाइंड कर लो, तो आपने इस फार्मूले से फाइंड करना है। लेकिन सब बात को सुनो, लेकिन अगर सोर्स आपकी तरफ आ रहा है तो फिर आपने इस फार्मूले को यूज करना है। अगर सोर्स आपकी तरफ आ रहा है तो फिर आपने इस फार्मूले को यूज करना है, ओके। V is equal to F naught lambda को। नहीं, इस फार्मूले को। अगर आपसे ये पूछ ले कि सोर्स जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आ गया, सही है, और इस स्पीड से आ गया, वी एस स्पीड से आ गया, और आप फाइंड कर लो न्यू फ्रीक्वेंसी को, फिर फाइंड कर लो वो कितना होगा, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स वी डिवाइड बाई वी माइनस वी एस। इसको आपने थोड़ा याद करना है, सही है। अच्छा, अब अगर सोर्स मेरे साथ अवे जाएगा, सही है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। लेट्स से सोर्स मेरा अवे जा रहा है, लेट्स से दिस इज माई ए, दिस इज माई ए, पहले यहां पे था, अब इस डायरेक्शन में विद वी एस बी पॉइंट पे आ गया, सही है। तो अब आपको साउंड तेज सुनाई देगा या कम, जब सोर्स आपसे अवे चले जाए तो कम सुनाई देगा। कम सुनाई देगा। अच्छा, पहले ए पोजीशन पे था, सही है, पहले ए पोजीशन पे था, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, एफ एस, एफ एस आपकी फ्रीक्वेंसी थी, ये वाली, सही है। अच्छा, वेव का फ्रीक्वेंसी कितना था, वो वी था, ओके। वेव जो आ रहा था यहां से यहां तक आप ऑब्जर्वर की तरफ, उसका स्पीड कितना था, वी था, ओके। अच्छा, जो सोर्स है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट किस स्पीड से चला गया, वी एस, ओके, वी एस स्पीड से चला गया, सही है। तो अब दिस इज योर लैम्डा, सही है। अब आपका ये कितना हो गया, ये लैम्डा प्लस वी एस टी, ये सही है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दी एफ नॉट न्यू फ्रीक्वेंसी, जो आपको स्लो साउंड प्रोड्यूस होगा, जो आपको सुनाई देगा, जो कम साउंड आपको सुनाई देगा, वो अब हमने फाइंड करना है। न्यू फ्रीक्वेंसी दैट इज योर एफ नॉट, उसको हमने फाइंड करना है, ओके। सो अब डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा, दिस लैम्डा प्लस दिस वी एस टी, ये कितना डिस्टेंस दूर चला गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा प्लस वी एस टी। सो योर एफ नॉट न्यू फ्रीक्वेंसी इसी तरह आप पुट कर लोगे, योर एफ नॉट विल बी इक्वल टू वी डिवाइड बाय लैम्डा प्लस ये प्लस हो जाएगा, ओके, ये भी प्लस हो जाएगा और इस तरह ये भी प्लस हो जाएगा। सो आपका फ्रीक्वेंसी एफ एक्स वी डिवाइड बाई वी प्लस वी एस हो जाएगा, सही है। तो इस इक्वेशन को आपने तब यूज करना है जब सोर्स आपसे दूर चला जाए, तो फिर आपने इस इक्वेशन को यूज करना है। When source move away from the observer, then you will use this equation, f naught is equal to fxv divided by v plus vs, okay? अच्छा, अब आपने इसको याद किस तरह करना है, उसका एक ट्रिक है, वो आपने ज़हन में रखना है, सही है। तो यहां पे देखो, एफ नॉट वी माइनस वी एस, वी माइनस वी एस कम है, सही है, यानी कम वैल्यू है। सो
इफ दिस इज लोअर देन दिस विल हैव ए मैक्सिमम वैल्यू, हाई वैल्यू। एफ नॉट आपका हाई वैल्यू होगा। जब जब सोर्स आपकी तरफ आएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा या कम होगा? जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? जब सोर्स तरफ आ रहा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, तो डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। दिस v minus vs is inversely proportional to f naught और f naught is inversely proportional to v minus vs। सही है? जी। तो माइनस रिप्रेजेंट दी लोअर वैल्यू। ओके, सो आपने माइनस लगाना है यहाँ पे। सही है? जब सोर्स आपकी तरफ आएगा तो आपने यहाँ पे माइनस लगाना है। जब सोर्स दूर जाएगा आपसे तो फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो न्यू फ्रीक्वेंसी है, वो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। सो एफ नॉट कम होगा तो नीचे ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे आप प्लस पुट करना है आपने। इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन में एक जब ज्यादा होता है तो ए जब ज्यादा होता है तो बी कम होता जाए। इफ ए इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बी, ये तो आपको याद होगा। जब ए ज्यादा होगा तो बी कम होगा, जब बी कम होगा तो ए ज्यादा होगा। तो इसी तरह आपने इसको याद करना है। सही है? प्लस माइनस को। कोई क्वेश्चन तो नहीं है डॉपलर इफेक्ट में? नहीं। इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, आप देख लो। सही है? अच्छा, समझ आ गया आपको कि नहीं? जी सर, आप तो ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल सोल्व कर लो तो आपको सही समझ आ जाएगा। सही है? अच्छा, डॉपलर इफेक्ट को की एप्लीकेशन क्या है? तो डॉपलर इफेक्ट हम स्पीड ऑफ स्टार को मेजर करने के लिए, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ स्टार, जो हमारे पास स्टार्स होते हैं, स्टार्स ऊपर, सही है, उसकी वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम डॉपलर इफेक्ट यूज करते हैं। सही है? जो हमारे पास स्टार्स होते हैं वो लाइट इमिट करते हैं। सही है? तो जो लाइट इमिट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट प्रेजेंट ऑन अर्थ। जो हमारे पास अर्थ पे जो लाइट होती है उससे उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। सही है? तो हम उस फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी को हम फिर मेजर कर लेते हैं। सही है? जी। यानी जो अर्थ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो हमें पता है, लेकिन जो स्टार से जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी वो हमारे लिए न्यू है। सही है? तो उसको हम मेजर कर लेते हैं डॉपलर इफेक्ट से। सो उसकी वेलोसिटी को भी फिर हम उससे फिर मेजर कर लेते हैं। सो इट इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ स्टार। ओके, एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन रेडार सिस्टम। रेडार सिस्टम में भी हम इसको यूज करते हैं डॉपलर इफेक्ट को। अगर कोई जहाज नजदीक आ रहा है, सही है, तो आपको बताता है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। जब न्यू फ्रीक्वेंसी आपको इंक्रीज आएगा, यानी जो हमारे पास क्या कहते हैं उसे, डिस्प्ले, जो डिस्प्ले पे आपको फ्रीक्वेंसी, रेडार की फ्रीक्वेंसी यानी वो इंक्रीज होती जाएगी, तो इट मींस समथिंग इज मूविंग टुवर्ड, आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इसको हम रेडार में भी यूज करते हैं। अच्छा, इट इज आल्सो यूज इन सोनार, सोनार फॉर द डिटेक्शन ऑफ सबमरीन। जो आपका सबमरीन होते हैं, लेट्स से ये आपका समंदर है, सही है, और ये आपका सोनार है, साउंड नेविगेशन सिस्टम। सही है? सो इससे इस तरह साउंड वेव्स इमिट होती हैं इस तरह से। सही है? एंड लेट्स से दिस इज योर सबमरीन, ये आपका सबमरीन है। सही है? जो पानी के अंदर होता है, सबमरीन। सही है? आपने मूवीज में देखा होगा, स्पेशली इंग्लिश मूवी। तो अगर ये आपकी तरफ आ रहा है तो ये सोनार की फ्रीक्वेंसी, ये डिस्प्ले पे फ्रीक्वेंसी इसकी हाई होती जाएगी, तो इट मींस सबमरीन इज मूविंग टुवर्ड, यहाँ पे नजदीक आ रहा है। सही है? तो ये सारे डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हैं। सही है? तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही है कि एक आपका इलेक्ट्रिकल वेव है, लेट्स से दिस इज योर इलेक्ट्रिकल वेव, और आपका एक मैकेनिकल वेव, एंड लेट्स से दिस इज योर मैकेनिकल वेव। ओके, तो ये 90 डिग्री टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। प्रोपेगेशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं। सही है? तो इलेक्ट्रिकल वेव भी 90 डिग्री बना रहे हैं, और आपका जो मैकेनिकल वेव है वो भी 90 डिग्री बना रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। ओके, your light is electromagnetic wave. Okay, and the speed of electromagnetic wave is 3 multiplied 10 to the power 8 meter per second. ये आप याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अच्छा, ये आप देख लो, इतना मुश्किल नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया इसका। न्यूमेरिकल्स बाद में कर लेंगे, आप ट्राई कर लो कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस कर लो, तो फिर हम बाद में कर लेंगे। सही है? अभी इतना टाइम नहीं है, अब दूसरे चैप्टर को कर लेते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में कोई मसला तो नहीं है आपको कि सर ये टॉपिक मुश्किल है, इसको बाद में दोबारा कर लें?
ये क्या कोहेरेंट वेव्स और सुपर इम्पोज वगैरह वो बुक में समझ नहीं आए। अच्छा, कोहेरेंट वेव और सुपर इम्पोज या सुपरपोजिशन? सुपर इम्पोज जब वेव्स होती हैं एक दूसरे से, ये मैं आपको भेज दूँ सर। अच्छा, वो हमारे पास एक होते कोहेरेंट वेव होते हैं और दूसरा हमारे पास होता है इनकोहेरेंट वेव। जी उसके कुछ टर्म्स होते हैं, उसमें हमारे पास वेवलेंथ सेम होते हैं या इस तरह के कुछ टर्म्स होते हैं। डेफिनेशन है ना सर, इसका तो कुछ नहीं होगा। नहीं, उसका इतना कुछ नहीं होगा शायद, अगर आए भी तो डिफिनीशन आएगा उसका। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस। हाँ, वो इंटरफेस है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस। वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स है जो आपके बुक्स में एक्सप्लेन नहीं हुए, उन्होंने बहुत कम कर दिए। जो हमारे पास इंटरफेस होते हैं वो सेम ही है, उसी तरह जिस तरह हमने इनफेस पढ़ा था। इनफेस में जो हम, सही है, लेकिन इसके अंदर हम दूसरे ये जो रिपल्स वाली वेव्स हैं वो वाली यूज करते हैं जी। लेट्स से दिस इज योर वन वेव, ओके। जी। अगर आपका दूसरा वेव भी इस तरह होगा, सही है, या इस तरह होगा, फेस सेम होगा, फेस आपका सेम होगा, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस हुआ, सही है। जैसे दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, ओके। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ए, यहां पे जो मैक्सिमम आएगा वो ए प्लस बी होगा। फिर उसी तरह, यानी सेम फेज है, उस नीचे आएगा, फिर यहां पे ए प्लस बी होगा, नीचे भी इस तरह ए प्लस बी, यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, सही है, इस तरह। सो दिस इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। लेट्स से दिस इज योर, ये आपका ए वेव है, सही है, और दूसरा वेव आ गया और वो इस तरह आ गया, दूसरा वेव लेट्स से इस तरह आ गया, तो इसका रिजल्टेंट वेव कुछ नहीं होगा, बस एम्प्टी होगा, जीरो होगा। ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ए एंड बी विल कैंसिल आउट, एंड यू, दोनों के सेम एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड दोनों के सेम हुए तो फिर कैंसिल कर देंगे, सही है। तो आपका यानी कोई वेव नहीं आएगा, रिजल्टेंट आपका जीरो हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ वेव इज योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।